हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम जो है एक बहुत हाई ग्रोथ इंडस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब इस इंडस्ट्री को जिसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं वो है ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री। और आपको पता ही होगा कि ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री के अंदर जो है टेलविंड्स कितनी ज़्यादा चल रही है। अगर आप शिलचार जैसे प्लेयर्स को स्टडी करोगे, अगर आप ट्रिल जैसे प्लेयर्स को स्टडी करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि इंडस्ट्री के अंदर जो है ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हाई है। इसके साथ साथ ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री के अंदर जो है बहुत ज़्यादा टेलविंड्स है, क्योंकि एक आपका ग्रिड स्टेबलाइजेशन की नीड जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रही है। इसके साथ साथ अगर आप टीडी पावर का कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ोगे तो वहां पे उनके मैनेजमेंट ने ये बताया है कि एआई फार्म्स से जो है बहुत ज्यादा नीड आ रही है पावर की। एआई फार्म्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं। इसके साथ साथ आपके जो भी डेटा सेंटर प्लेयर्स है, हाइपर स्केलर जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि गूगल हो गया, अमेजॉन हो गया, वो भी ये लोग भी जो है आपका कॉन्स्टेंटली केपेक्स कर रहे हैं पावर के लिए। तो जहां पावर की नीड होती है वहां ऑब्वियसली ट्रांसफार्मर की नीड जो है बनकर ही आती है। इसके साथ साथ चीजें जो है धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी शिफ्ट हो रही है। तो जैसे जैसे चीजें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होगी, ग्रिड स्टेबलाइजेशन आएगा, तो ट्रांसफार्मर की नीड जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते जाएगी। और जब आप देखोगे कि ट्रांसफार्मर की नीड इंक्रीज हो रही है बॉस, तब ऑटोमेटिकली ट्रांसफार्मर के जो प्रॉक्सी स्टॉक्स है उनकी भी नीड इंक्रीज होते जाती है। तो अब जिन दो प्रॉक्सी स्टॉक्स को मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ, वो है, पहला जो स्टॉक है उसका नाम है जैबी लैमिनेशंस। अब जैबी लैमिनेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो ये लोग बनाते क्या है। ये लोग जो है आपके कट लैमिनेशंस बनाते हैं, स्लिट कॉइल्स बनाते हैं और असेंबल्ड कोर्स बनाते हैं। ये तीनों चीजें जो है आपके सीआरजीओ के अंदर लगती है। अब आप बोलोगे कि सीआरजीओ क्या होता है। सीआरजीओ जो है आपका ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री के अंदर ट्रांसफार्मर बनाने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और की रॉ मटेरियल होता है। अबाउट 30% ऑफ कॉस्ट ट्रांसफार्मर बनाने का जो है सीआरजीओ से ही आता है। तो अगर आप ट्रिल को जाकर स्टडी करोगे तो ट्रिल का मैनेजमेंट क्या बता रहा है, इन्होंने जो है आपके सीआरजीओ के अंदर बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है। एक फैसिलिटी इन्होंने एक्वायर की है अहमदाबाद के अंदर। तो वहां पे जब ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं तो ये जो प्रॉक्सी प्लेयर्स है ना, जो ये लैमिनेशन बनाते हैं, सीआरजीओ बनाते हैं, जैसे कि जैबी लैमिनेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं और विलास ट्रांसकोर जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, उनके लिए एक बड़ा रिस्क बन सकता है। तो रिस्क पार्ट क्या है कि आपकी ट्रांसफॉर्मर कंपनीज बैकवर्ड इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दे। बट उसी जगह अगर आप शिलचार जैसे प्लेयर्स को स्टडी करोगे तो शिलचार ये बता रहा है कि कोई प्रॉब्लम हमें इंडस्ट्री के अंदर नहीं देखने मिल रहा है और हम कोई बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी नहीं कर रहे। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज कुछ दूसरे प्लेयर्स भी बता रहे हैं। बाकी वॉल्टैम्प वगैरह के केस में भी अगर आप देखोगे तो ये लोग भी कोई जो है बैकवर्ड इंटीग्रेट नहीं कर रहे। तो ये अगेन जो है पॉजिटिव बात है आपके पूरे इंडस्ट्री के लिए। अब इसके पहले हम आगे बढ़े, मुझे जो है आपको जीरो टू हीरो इक्विटी रिसर्च के बारे में बताना है। अब यहाँ पे अगेन ये मास्टर क्लास जो है आपके लिए 1500 रुपीज में आपको एज ऑफ नाउ मिल रही है। इस मास्टर क्लास का प्राइस जो है मैं विद इन कमिंग वीक जो है 1500 से लेके 2000 करने वाला हूँ। तो आप जल्द से जल्द इस मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर लेना, इसे मिस मत करना, क्योंकि एक बार प्राइस इंक्रीज हो गया तो फिर आपको जो है हायर प्राइस पे रजिस्टर करके रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्या सीखोगे एज अ रिटेल इन्वेस्टर। हमें पता नहीं होता है कि किसी भी स्टॉक के अंदर हमें कब एंटर करना है या कब एग्जिट करना है। तो यहाँ पे आप जो है आपका खुद का एंट्री और एग्जिट फ्रेमवर्क सीखोगे, ताकि ऐसा नहीं होगा कि यार स्टॉक में आप 100% के गेन्स बना पाओ, लेकिन अगर आप उन मल्टी बैगर स्टॉक्स के अंदर आपकी एग्जिट ही सही से नहीं प्लान कर पाते हो तो आप उन गेन्स को जो है रियलाइज भी नहीं कर पाते हो। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत है। अब इसके साथ साथ यहाँ आपको और क्या क्या सीखने मिलेगा, यहाँ पे आपको सीखने मिलेगा कि आप किस तरीके से कॉन कॉल डिकोड कर सकते हो मेरी तरीके से, किस तरीके से आप मेरी तरीके से जो है इक्विटी रिसर्च कर सकते हो, अगेन बैलेंस शीट किस तरीके से डिकोड करते। इसके साथ-साथ हमें जो है टेक्निकल्स को फंडामेंटल्स के साथ मिक्स कर जो है किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। हम किस तरीके से टेक्निकल्स को यूज़ कर सकते हैं स्टॉक स्क्रीन करने के लिए। हम किस तरीके से हमारी खुद की वॉच लिस्ट बना सकते हैं, ताकि उस सेक्टर के अंदर जब अपॉर्च्युनिटीज़ आए तब हम किस तरीके से उन अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब कर सकें। यहाँ पे आपको हर एक सेक्टर का मेंटल मॉडल सीखने मिलेगा। अब इस मेंटल मॉडल का अगर आपके पास हर एक सेक्टर का होगा ना ये मेंटल मॉडल, तो आप आराम से कोई भी सेक्टर को जो है एनालाइज़ कर सकते हो। आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हमारे पास मेंटल मॉडल है, हमें बस कॉन कॉल खोलना है और हमें हमारे सवालों का जो है बस जवाब चाहिए। वो सवालों का अगर हमें जवाब मिल जाता है तो हम बस कोई भी कंपनी को कुछ मिनटों में एनालाइज़ कर सकते हैं। इसके साथ-साथ मैं आपको वैल्यूएशन करने का जो है सबसे ढंग से जो सही तरीका होता है, प्रैक्टिकल लाइफ़ के अंदर वो सिखाऊँगा। अब इस वर्कशॉप के अंदर मैं आपको सारी प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाऊँगा, फालतू बकवास हम कुछ करने वाले हैं नहीं इसमें। क्योंकि देखो मार्केट के अंदर चीज़ें जो है हमें प्रैक्टिकल चीज़ें ही लगती है, बिना प्रैक्टिकल चीज़ों के आप मार्केट में कुछ नहीं कर सकते। तो सीएफए वाली थियरी हो गई, एमबीए वाली थियरी हो गई, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। आपको रियलिटी में प्रैक्टिकली चीज़ें एप्लीकेबल करनी पड़ेगी।
अब इसके साथ-साथ मैं आपको जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी सिखाऊँगा, जहाँ मैं अपना खुद का पोर्टफोलियो डिस्क्लोज़ करूँगा आपको। मैं बताऊँगा कि अभी करंटली मेरे पास ये स्टॉक्स है, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। मैं आपको सिखाऊँगा कि किन स्टॉक्स को मैं ऐड किया हूँ और किन स्टॉक्स को मैंने जो है एग्ज़िट किया हुआ है और क्या रीज़न है इन्हें ऐड करने का और एग्ज़िट करने का। तभी जो है आप सही से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखोगे और प्रैक्टिकली चीज़ों को समझोगे। तो और भी बहुत सारी चीज़ें, अब ये कंटेंट जो है ओवर 20 प्लस आवर्स का जो है आपको कंटेंट मिलेगा यहाँ पे। तो आपके विदिन रजिस्टर करने के विदिन 24 आवर्स या 12 आवर्स के आसपास ही आपको जो है एक्सेस मिल जाएगा वर्कशॉप का। तो रजिस्टर कर लेना, प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है, 2000 हो जाएगा तो आप रिग्रेट करोगे बाद में। और इस वर्कशॉप के लिए जितने भी लोग एनरोल कर चुके हैं, उन्होंने सबने जो है कंपनीज़ को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया और सबके जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ आए मुझे और वही बोल रहे हैं कि भाई तू इस वर्कशॉप को जो है इतना ज़्यादा कंटेंट को इतने कम प्राइस में कैसे प्रोवाइड कर रहा है। तो प्राइस अगर 2000 भी हो जाता है तो वो भी बहुत ज़्यादा मिनिमल प्राइस है ये लेवल ऑफ कंटेंट के लिए, तो इसे मिस मत करना। थोड़ा आगे बढ़ते, जेबी और इनके बारे में भी बात करेंगे, विलास के बारे में। तो यहाँ अगेन अगर आप देखोगे तो सीआरजीओ, जैसे कि मैंने आपको बोला, मेन रॉ मटेरियल, हाईएस्ट कॉस्ट जो होता है ट्रांसफार्मर के अंदर सीआरजीओ का होता है। अब इनका प्रोडक्ट मिक्स देखेंगे, अगर हम जेबी का प्रोडक्ट मिक्स देखोगे तो यहाँ पे असेंबल्ड कोर से इनके कुछ 15% ऑफ रेवेन्यूज आ रहे हैं। कट लैमिनेशन से जो है 80% ऑफ रेवेन्यूज आते हैं। स्लिट कॉइल से 2% ऑफ रेवेन्यूज आ रहे हैं और अदर से जो है 2.68% के आसपास रेवेन्यूज आ रहे हैं, राइट। अब इनके अगर आप मैक्सिमम रेवेन्यू ब्रेकअप देखोगे तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया से 54% ऑफ रेवेन्यूज आ रहे हैं, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से 22%, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से 15% और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से जो है इनके 7.5% के आसपास रेवेन्यूज आ रहे हैं। अब कोई वहां बैठकर आप लोग सोच रहे रहोगे कि भाई ये लैमिनेशंस का यूज होता है ट्रांसफार्मर के लिए और ये यूज क्यों किए जाते हैं ट्रांसफार्मर्स के अंदर। अब ट्रांसफार्मर्स के अंदर अगर आप देखोगे तो अगर ये लैमिनेशंस यूज नहीं किए गए ना, ये सीआरजीओ वगैरह ढंग से नहीं बनाया गया ना, तो इन ट्रांसफार्मर के अंदर जो एनर्जी जनरेट होती है ना, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी और ये एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए हम चाहते हैं ना हमारे कंट्री के अंदर की एनर्जी लॉस ना हो। नहीं तो फिर आपके ट्रांसफार्मर के अंदर तो कॉन्स्टेंटली एनर्जी लॉस होता रहेगा। क्या पता इस एनर्जी लॉस के चक्कर में 50-60% ऑफ एनर्जी भी वेस्ट हो जाए और एनर्जी वेस्टेज की वजह से आपको तो पता ही होगा कि कितना बड़ा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस फेस करने मिलता है। तो इसलिए ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी रखने के लिए और एनर्जी की एफिशिएंसी रखने के लिए, ताकि एनर्जी जो है हीट की वजह से वेस्ट ना हो, इसलिए जो है आपके लैमिनेशंस यूज़ किए जाते हैं आपके ट्रांसफार्मर्स के अंदर। अब इसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो दोनों का कस्टमर बेस जो है, आपका जेबी की अगर मैं बात करूँ और विलास ट्रांसकोर की बात करूँ, तो लगभग जो है सेम ही है। अब थोड़ा नंबर्स के बारे में बात करेंगे। दोनों भी जो स्टॉक है एसएमई स्टॉक्स है। इनका मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 1000 करोड़ के आसपास ही है। फिर यहाँ पे अगर आप प्रोडक्शन वॉल्यूम देखोगे जेबी लैमिनेशंस का, तो इन्होंने अपना प्रोडक्शन वॉल्यूम जो है 32% से इंक्रीज़ किया है वाई-ओ-वाई लेवल पे। रेवेन्यूज़ टॉप लाइन की ग्रोथ मुझे इनकी इतनी पसंद नहीं आई जेबी की अगर मैं बात करूँ तो। इन्होंने अपनी टॉप लाइन सिर्फ 21% से ग्रो की है बॉस। तो यार इतनी छोटी बेस की कंपनी, आपकी इतना ज़्यादा टेलविंड्स है इंडस्ट्री के अंदर और फिर भी आप ये छोटे बेस पे ग्रो कर रहे हो और इतना कम पेस ऑफ ग्रोथ रेट दिखा रहे हो, तो ये मुझे पसंद नहीं आया। तो जेबी के केस में ये दिक्कत है। हालाँकि इंडस्ट्री के अंदर कुछ हेडविंड्स भी चल रहे थे, जैसे कि रॉ मटेरियल के प्राइसेज़ जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो चुके थे इधर। इसके साथ-साथ ओवरऑल कंपनीज़ को भी जो है प्रॉब्लम फेस करने मिल रही थी। अब रॉ मटेरियल के प्राइसेज़ इतने ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे थे, इसलिए अगर आप देखोगे तो इनके रियलाइज़ेशंस के अंदर हमें जो है फॉल देखने मिला था। इसलिए अगर आप जेबी के एबिटा मार्जिन्स भी देखोगे तो हमें मार्जिन्स के अंदर भी जो है इम्पैक्ट देखने मिला है और इसलिए हमें जो है इनके मार्जिन्स के अंदर फॉल देखने मिला है। जो कि कंपनी का मैनेजमेंट बता रहा है कि आगे जाकर जो है एबिटा मार्जिन्स इनके ऑटोमैटिकली ठीक होने लगेंगे। फिर यहाँ पे मैनेजमेंट ये बता रहा है कि एक तो इन्होंने क्या किया, जेबी का मैं प्रॉब्लम बताता हूँ आपको। जैसे ही आपके प्राइसेस जो है वॉलेटाइल हो रहे थे ना, तो इन्होंने क्या किया, एकदम से इन्वेंट्री एक्यूमुलेट करके रख ली। पूरा कंप्लीटली इन्होंने पैनिक होकर इन्वेंट्री एक्यूमुलेट कर ली। अब ऑब्वियसली आप जब बिजनेसमैन हो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कब मैं सस्ते में इन्वेंट्री उठा लूँ ताकि मेरे मार्जिन्स इंप्रूव हो जाए। तो उन्होंने वही करने की कोशिश की। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया बॉस कि जैसे इन्होंने इन्वेंट्री एक्यूमुलेट की ना, इन्वेंट्री का प्राइस और रिड्यूस हो गया, रॉ मटेरियल का प्राइस और रिड्यूस हो गया। तो इसके वजह से इन्हें प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ यार कि रॉ मटेरियल का प्राइस और रिड्यूस हो गया, आपकी इन्वेंट्री बहुत हायर प्राइस पे आपके पास पड़ी हुई है। इसका क्या मतलब है कि इसके वजह से आपके मार्जिन्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं और वही जो है जेबी के केस में देखने मिला। यहाँ पे इनका यूनिट 3 भी जो है अभी-अभी कमर्शियलाइज़ हुआ है। ये इन्होंने कैपेक्स किया था यूनिट 3 के अंदर और ये जो है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन पे फोकस करेगा। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मतलब क्या? ये लोग जो है ऑलरेडी आपके लैमिनेशंस वगैरह तो बनाते ही है। इसके साथ-साथ ये लोग जो है ट्रांसफार्मर्स के अंदर भी एंटर हो रहे हैं, जहाँ से 50 टू 70 करोड़ के आसपास के रेवेन्यूज़ आ सकते हैं एफवाई 27 के अंदर। इसके साथ-साथ ये लोग जो है आपके कोर कॉइल असेंबलीज़ के ऊपर भी जो है फोकस करेंगे और ये चीज़ें जो है एक्सपोर्ट होगी, डोमेस्टिकली ये चीज़ें जो है यूज़ नहीं की जाएगी।
तो यहाँ से इनके मार्जिन जो है बेटर हो सकते हैं। मार्जिन प्रोफाइल इंप्रूव होने के कंपनी के अच्छे खासे चांसेस है। अब थोड़ा गाइडेंस के बारे में बात करते हैं। जेबी के मैनेजमेंट ने अगर आप देखोगे तो 30% सीएजीआर के आसपास का गाइडेंस दिया हुआ है अगले 2 साल के लिए। मतलब एफवाई 26 के लिए इनका जो ये लोग वॉल्यूम जो रहेगा वो 16,000 एमटी के आसपास रहेगा और एफवाई 27 के अंदर इनके वॉल्यूम जो है 20,000 एमटी के आसपास चले जाएंगे। तो 30% का मोटा-मोटा आप समझ सकते हो गाइडेंस देके रखा है अगले 2 साल के लिए। तो रेवेन्यू का गाइडेंस क्या होता है? अब देखो रेवेन्यू का गाइडेंस तो आपके रॉ मटेरियल की चीज़ों पे फ्लक्चुएट होगा ना, क्योंकि आपका रेवेन्यू ग्रोथ क्या होता है? वॉल्यूम ग्रोथ प्लस वैल्यू ग्रोथ। अब वॉल्यूम आपका भले ही आप फिक्स रहेगा कि 30% इन्होंने बता दिया वॉल्यूम होगा, लेकिन कल को रॉ मटेरियल का प्राइस रिड्यूस हो गया, तो आपका वैल्यू ग्रोथ जो है वो इफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से पूरा टॉप लाइन ग्रोथ इफेक्ट हो जाएगा। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि एफवाई 26 के अंदर इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ होगा ना, टॉप लाइन ग्रोथ, वो इनके वॉल्यूम ग्रोथ के आसपास ही रहेगा। 30% ये लोग बता रहे हैं ना, तो हो सकता है इनका टॉप लाइन ग्रोथ जो है 20 टू 25% के आसपास रहे। ऐसे मेरी एक्सपेक्टेशन है। अब हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से चीजें प्ले आउट होती है। अब इसके बाद आपको ये सब खुद रिसर्च करना है, तो ऑटोमेटिकली आप ये सारी चीज़ें जो है वर्कशॉप के अंदर सीख जाओगे। फिर इसके साथ-साथ कैपेसिटी एक्सपेंशन के बारे में बात करूँ तो ये इनकी कैपेसिटी जो है 23,000 एमटी के आसपास लेकर जा रहे हैं। करंटली वो इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो जाएगी। इसके साथ-साथ इनका ग्रीनफील्ड कैपेक्स भी आ रहा है जो कि एफवाई 27 के अंदर लाइव होने वाला है। जहाँ इनकी कैपेसिटी अंडर इवैल्यूएशन जो है वो 30,000 एमटी के आसपास चली जाएगी। एबिटा मार्जिन का गाइडेंस बोलूँ तो गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया हुआ है 12 टू 13% के आसपास का। अभी करंटली अगर आप जेईबी के गाइडेंस देखोगे तो इनका अभी करंटली गाइडेंस भी वही 12% के आसपास का चल रहा है। तो मार्जिन का गाइडेंस जो है इन्होंने अच्छा दिया है। यहाँ से मार्जिन जो है लगभग सेम रहेंगे। मार्जिन्स के अंदर हमें फॉल होते हुए नहीं देखने मिलेगा, ये एक पॉजिटिव बात है। अब इन्वेंट्री ऑब्वियसली इन्वेंट्री में तो भाई कंपनी ने गड़बड़ कर दी है। लेकिन कंपनी के जो अभी ट्रांसफॉर्मर्स के जो एक्सपोर्ट्स है ना, जो कंपनी करेगी हाई मार्जिन प्रोडक्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, वहां से कंपनी एफआई 26 के अंदर बस 3 से 4 करोड़ ही जनरेट करेगी। लेकिन एफआई 27 के अंदर वहां से अच्छे खासे रेवेन्यू आने के चांसेस है। अब इसके साथ साथ कंपनी और क्या कर रही है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के साथ साथ ये लोग जो है नए ऑर्डर्स भी बैक कर रहे हैं। पावर ग्रिड से अगर आप देखोगे तो इन्हें जो है 17 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है। 15 करोड़ का जो इनका ऑर्डर चल रहा है वो नेगोशिएशन के अंदर है। तो अब ये कंपनीज अगर आप देखोगे तो कैपिटल गुड्स की प्रॉक्सी कंपनीज है। तो यहाँ पे भी जो है आपको इनकी ऑर्डर बुक ट्रैक करनी पड़ेगी। अगेन आपको सीखना है कौन से इंडस्ट्री के अंदर आपको क्या मेट्रिक्स ट्रैक करने, तो ये सारी चीजें जो है मैंने सेक्टर वाइज वर्कशॉप के अंदर सिखाया हुआ है। तो आप वहां एनरोल कर लेना, आपको वहां सारी चीजें सीखने मिलेगी। और जो वैल्यू आपको मिलेगा ना बॉस, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब यहाँ अगेन मैं थोड़ा मार्जिन्स के बारे में आगे बात करूँ, तो मार्जिन इन्होंने जो H2 का जो गाइडेंस दिया था, वहाँ से फॉल हो गई, क्योंकि अगेन सीआरजीओ के प्राइसेस जो है इतने ज़्यादा हिल चुके थे। प्री बाइंग करना पड़ा, प्री बाइंग करने की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। इन्होंने बाई किया था 255 के लेवल पे और प्राइसेस गिर गए 230 के लेवल पे। तो ये दिक्कत हुआ, इसलिए जेबी को जो है इतना ज़्यादा प्रॉब्लम देखने मिल रहा है। अब आगे जाकर जेबी क्या बता रहा है वो देखो। जेबी ये बता रहा है कि यार ट्रांसफार्मर के मार्केट के अंदर जो है डिमांड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और ये हमें देखने मिल रहा है। ट्रिल को देखो, शिलचार को देखो, आपका जी वर्नोवा को देखो, वो हालाँकि थोड़ा हाई वोल्टेज कैटेगरी के अंदर है, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री के अंदर। और डेटा सेंटर्स वगैरह हर इंसान मतलब हर एक इंडस्ट्री के पिक्स कर रही है और पावर की नीड जो होती है सब जगह लगती है। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन एक चीज़ है कि सब लोग के पिक्स कर रहे हैं। ट्रिल के पिक्स कर रहा है, शिलचार के पिक्स कर रहा है। इसके साथ-साथ आपके ये प्लेयर्स भी जो है, लैमिनेशन वाले प्लेयर, ये लोग भी केपेक्स कर रहे हैं। तो जब केपेक्स बहुत ज़्यादा होता है, तब आपके इंडस्ट्री के अंदर जो है ओवर सप्लाई होने का चांसेस होता है। अब जब ओवर सप्लाई हो जाता है, तब ऑटोमैटिकली हर चीज़ों का सप्लाई इंक्रीज़ हो जाता है, प्राइसेज़ के अंदर फॉल देखने मिलता है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। एज़ ऑफ नाउ तो चांसेस नहीं है कि आपका ओवर सप्लाई हो। एफवाई 26 में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ओवर सप्लाई का। एफवाई 27 के अंदर जितना मैंने रीड किया है, हो सकता है कि ओवर सप्लाई का इक्का-दुक्का थोड़ा-सा चांस हो। तो वो आपको जो है ओवर सप्लाई का चांस देखना पड़ेगा कंपनी का। ऐसा ना हो जाए कि ओवर सप्लाई हो जाए। अब वो जो है हमें ऑब्वियसली आइडिया लग जाएगा, जब आप देखोगे तो ग्रोथ रेट्स रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी कंपनी की, मार्जिन्स वगैरह के अंदर फॉल देखने मिलेगा। कंपनी का मैनेजमेंट अपने कॉन कॉल के अंदर बताएगा। कॉन कॉल आपको सही से डिकोड करते आना चाहिए। कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट खुद आके बताएगा कि ओवर सप्लाई का चांस है। तब जो है हमें आइडिया लग जाएगा कि भाई इंडस्ट्री के अंदर ओवर सप्लाई है। फिर इसके साथ-साथ इनके कस्टमर बेस भी जो है बहुत अच्छे, कस्टमर बेस वाइज़ भी कोई प्रॉब्लम नहीं देखने मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है ओवरऑल जेईबी के अंदर। तो जेईबी भी जो है अच्छी कंपनी है, आप स्टडी कर सकते हो। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछोगे तो मुझे जेईबी से बेटर जो है विलास लगता है। अब विलास ट्रांसकोर भी जो है वही सारे सेगमेंट के अंदर काम करता है, जो आपके जेईबी करता है। मतलब क्या, ये लोग भी जो है वही लैमिनेशंस के अंदर काम करते हैं, वही सीआरजीओ के अंदर काम करते हैं। इसके साथ-साथ ये लोग जो है नए प्रोडक्ट्स के अंदर एक्सपांड कर रहे हैं। तो ये जो नए प्रोडक्ट्स के अंदर जा रहे हैं ना, वहाँ पे इनके मार्जिन जो है कंपैरेटिवली बेटर हो गए। अब यहाँ पे अगर आप विलास के H2 FY 25 के नंबर्स देखोगे तो जेईबी ने कितना ग्रो किया? 20% के आसपास ग्रो किया।
विलास ने कितना ग्रो किया? 27% वाई-ओवाई के लेवल पे जो है विलास ने ग्रो किया। इसके साथ-साथ विलास को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, 67% से जो है इन्होंने पैट इंक्रीज़ किया। ये ग्रोथ विलास ने दिखाई है, विलास ट्रांसकोर की और ज़्यादा ग्रोथ आ सकती थी, लेकिन वो ग्रोथ इतनी ज़्यादा दिखी नहीं है कंपनी के अंदर क्योंकि इनकी कैपेसिटी कंस्ट्रेंटेड थी। अब विलास क्या कर रहा है पता है क्या? विलास जो है 3x का डायरेक्ट कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा है। तो यहाँ पे अगेन अगर आप इनकी कैपेसिटी देखोगे तो 14,000 एमटीए के आसपास जो है इनकी कैपेसिटी चल जाएगी। इसके साथ-साथ जिसमें से 7,200 एमटीपीए की जो कैपेसिटी है, वो आपके रेडिएटर्स के अंदर यूज़ होगी। अब रेडिएटर्स के अंदर ये लोग एंटर कर रहे हैं, नैनो क्रिस्टलाइन कोर्स के अंदर ये लोग एंटर कर रहे हैं। तो इसकी वजह से अगेन आप कंपनी के मार्जिन्स देखोगे तो मार्जिन्स के अंदर जो है इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। और ओवरऑल अगर आप कंपनी के एबिटा मार्जिन्स भी देखोगे तो एबिटा मार्जिन्स भी जो है बेटर हुए। अब विलास के केस में मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगी। विलास के केस में सीन क्या होता है कि जब आपकी इन्वेंट्री का दिक्कत होने लगा ना, प्री बाइंग होने लगा ना, विलास ने पैनिक होकर प्री बाइंग नहीं किया जेबी की तरीके से। मतलब ये आपको बताता है कि विलास का जो मैनेजमेंट है ना, वो थोड़ा ज़्यादा स्मार्टर है एज़ कम्पेयर टू आपका जेबी लैमिनेशन से अगर आप कंपेयर करोगे। तो ये चीज़ जो है मुझे विलास ट्रांसकोर के तरफ थोड़ा इंक्लाइन करती है। अगेन नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। फिर यहाँ पे हाँ, एक और डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मेरे पोर्टफोलियो के अंदर ना कि विलास है और ना कि जेईबी है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, नहीं तो आप इसे बाय और सेल रिकमेंडेशन की तरीके से समझोगे। पोर्टफोलियो स्टॉक्स जो है मैंने अपने सारे वर्कशॉप के अंदर डिस्कस किए हुए हैं, जहाँ वो स्टॉक्स को ही एग्जांपल लेकर जो है मैं आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिखाने वाला हूँ। तो अगेन चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होगी। लिंक रजिस्टर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगेन अगर मैं पावर जनरेशन की डिमांड की बात करूँ तो हमें पता ही है कि डिमांड जो है इंडिया के अंदर कम से कम 5.6% सीएजीआर के आसपास ग्रो करी है। आगे जाकर भी डिमांड जो है एक्सपेक्टेड है ग्रो करना। फिर इसके साथ-साथ डेटा सेंटर्स आ रहे हैं, हर चीज़ आ रही है, वो सारी चीज़ें भी है। इंडियन गवर्नमेंट ने जो है रेगुलेशंस भी बहुत अच्छे पास किए, जैसे कि 100% एफडीआई के आसपास जो है इन्होंने पावर सेक्टर के अंदर अलाउ कर दिया है। तो यहाँ से भी जो है ग्रोथ आ सकती है। अब ये विलास का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखोगे तो जैसे मैंने आपको बोला, चीज़ें जो है लगभग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर सेम है, कंपनीज़ भी जो है दोनों सेम है। मदर कॉइल से लोग बनाते हैं सीआरजीओ की, स्टिल्टेड कॉइल से लोग बनाते हैं, आपका कोर्स बनाते हैं, वुंडेड कोर्स बनाते हैं। कोर्स वगैरह भी जो है आपके ट्रांसफार्मर के अंदर यूज़ किए जाते हैं, या आप ऐसे समझ सकते हो कि ये कोर्स जो है ये ट्रांसफार्मर के हार्ट होते हैं। तो आप इस तरीके से सोच सकते हो कोर्स के बारे में। फिर ये लोग आपके हायर मार्जिन सेगमेंट के अंदर भी एंटर हो रहे हैं। एज़ ऑफ नाउ ये लोग ट्रांसफार्मर वगैरह कुछ नहीं बनाते अगर मैं विलास की बात करूँ। तो ये सारी चीज़ें चल रही है विलास के अंदर। थोड़ा आगे बात करते हैं विलास के बारे में, अगर हम थोड़ा और डिस्कस करें, तो इनके कुछ की क्लाइंट्स की अगर हम बात करें तो वोल्टाम इनका एक क्लाइंट है, इसके साथ-साथ एटलास ट्रांसफार्मर इनका क्लाइंट है, शिलचार भी जो है विलास का जो है क्लाइंट है। तो क्लाइंट्स का लिस्ट जो है इनका बहुत मार्क्यू क्लाइंट का लिस्ट है और लिस्ट अच्छा है क्लाइंट्स का। फिर थोड़ा कॉन-कॉल डिस्कस कर लेते हैं और विलास के मैनेजमेंट ने गाइडेंस क्या दिया है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब विलास का मैनेजमेंट गाइडेंस क्या दे रहा है कि हम लोग हमारी टॉप लाइन इन कमिंग ईयर जो है 70% के आसपास ग्रो करेंगे। जेबी कितना गाइडेंस दे रहा है? 25% का। विलास कितना गाइडेंस दे रहा है? 70% का। अब आप बताओ कि जेबी और विलास दोनों में से विलास जो है कंपैरेटिवली फास्टर पेस पे ग्रो कर रहा है। अगेन ये पी2पी एनालिसिस वगैरह मैंने वर्कशॉप के अंदर आपको सिखाया हुआ है, लेकिन स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ। कौन-सा प्लेयर फास्टर पेस पे ग्रो कर रहा है? विलास। इसलिए अगर आप देखोगे तो जेबी की जो वैल्यूएशन है ना, वो विलास से बहुत ज़्यादा चीपर है, क्योंकि जेबी के अंदर ग्रोथ रेट्स नहीं है और विलास के अंदर जो है हमें ग्रोथ रेट्स देखने मिल रही है। तो यहाँ ग्रोथ रेट जो है 70% के आसपास है फॉर आपका कमिंग ईयर एफआई 26, क्योंकि ऑब्वियसली विलास की जो है बहुत बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन आ रहा है और कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए विलास का मैनेजमेंट ये बता रहा है कि कम से कम 50% के आसपास ये लोग कैपेसिटी को यूटिलाइज कर लेंगे, जो कमिंग कैपेसिटी है। अभी इनकी कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो 12,000 के आसपास है, उसे ये लोग 36,000 के आसपास लेकर जा रहे हैं। एफआई 26 के अंदर 24,000 आ रही है और वो 24,000 के में अंदर अगर ये 50% भी यूज करते हैं तो ये लोग 12,000 यूज़ कर रहे हैं उसमें से। तो टोटल कैपेसिटी इनके पास यूज़ करने के लिए कितनी हो गई? 24,000 के आसपास अगर आप नॉर्मल एडिशन भी करोगे तो। तो इसलिए कैपेसिटी इनकी लगभग डबल हो गई, तो सेल्स का भी पोटेंशियल जो है इसलिए इंक्रीज़ हो जाता है आपके विलास के लिए। अब इसके साथ-साथ नए प्रोडक्ट से कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है अगर हम वो बात करें तो जुलाई 2025 में इन्होंने सेल स्टार्ट की है और वहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेडिएटर से 35 करोड़ है और नैनो से जो है इन्होंने 50 करोड़ के आसपास का टारगेट कर रखा है एफआई 26 के अंदर। तो यहाँ पे सेल्स का डेटा जो है हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं है 2025 के लिए। रॉ मटेरियल की बात करूँ तो सारे रॉ मटेरियल जो है इनके अप्रूव्ड है और आप देखो अब आपका जो ट्रेल है ना जिन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेट किया है, वो भी आकर जो है विलास से रॉ मटेरियल्स उठाता है। अब इसका ये मतलब है विलास के मैनेजमेंट ने सीधा बता दिया कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन की भी जो है एक लिमिट होती है। एक लिमिट के बाद आपका बैकवर्ड इंटीग्रेशन का फ़ायदा नहीं है। आप
अगर आप बैकवर्ड इंटीग्रेट कर लेते हो और आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, तो आपको विलास जैसे प्लेयर्स और जेबी जैसे प्लेयर्स के पास ऑब्वियसली जाना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर आप उस डिमांड को कैटर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके बैकवर्ड इंटीग्रेशन की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो ये सीन होता है, तो दोनों प्लेयर्स के लिए जो है ग्रोथ अच्छी खासी एक्सपेक्टेड है। लेकिन कल को अगर सारे प्लेयर्स बैकवर्ड इंटीग्रेट करने लग गए, शिलचार, वोल्टाइम जैसे प्लेयर, तब रिस्क बन सकता है कंपनी के लिए। एज़ ऑफ नाउ कंपनी का मार्केट शेयर जो है 3% के आसपास है। कंपनी का मैनेजमेंट जो है 5 टू 6% के आसपास टारगेट कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। अब 50% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का जो गाइडेंस दिया है ना मैनेजमेंट ने, वो बहुत अच्छा है, और इसके साथ-साथ इन्होंने ये बताया कि ये गाइडेंस कैसे दे रहे हैं, इनके पास ऑलरेडी ऑर्डर्स पड़े हुए हैं हाथ के अंदर, 2 से 3 नए कस्टमर जो है आए। अब इसका ये मतलब है कि इंडस्ट्री के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जहाँ अगर आप नॉर्मली विलास के एबिटा मार्जिन देखोगे, तो कुछ 13% के आसपास हमें इनके मार्जिन्स दिख कर आते हैं। ऑब्वियसली विलास के एबिटा मार्जिन्स हमें बेटर देखने मिले एज़ कम्पेयर टू अगर आप जेबी से कंपेयर करोगे तो, क्योंकि वो इन्वेंटरी प्री बाइंग वाला सीन जो है हमें विलास के अंदर नहीं देखने मिला था। तो इसलिए इनके मार्जिन्स हमें बेटर दिख रहे हैं Q4 के अंदर। तो यहाँ पे इनके नैनो, इनका जो कमिंग प्रोडक्ट आ रहा है, तो वहाँ पे 25% मार्जिन्स हो गए नैनो क्रिस्टलाइंस के अंदर, और रेडिएटर के अंदर 20 टू 22% एबिटा मार्जिन हो गए। तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा मार्जिन प्रोफाइल जो है इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट मिक्स बेटर हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप गाइडेंस देखोगे मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया हुआ है कि आराम से ये लोग जो है, इनका बेस मार्जिन तो 7% रहेगा, और 2 से 3% जो है आराम से ऐड हो जाता है आपके गुड साइकिल्स के अंदर। और एज़ ऑफ नाउ तो ट्रांसफार्मर के अंदर गुड साइकिल चल रही है, सारी कंपनीज़ के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कम से कम 14% के आसपास का गाइडेंस, मतलब 14% के आसपास का मार्जिन जो है, ये लोग बना सकते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही है विलास के अंदर। फिर वॉल्यूम वाइज़ बात करूँ, तो विलास के भी मैक्सिमम रेवेन्यू जो है लैमिनेशन से आते हैं, ट्रांसफार्मर कोर से आते हैं, और स्लिट कॉइल से आते हैं। अब इसके बाद ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी जो है कंपनी के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मार्जिन 14% का गाइडेंस दिया हुआ है। तो दोनों चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चल रही है। अब थोड़ा P2P एनालिसिस अगर हमको दोनों कंपनीज़ का करना है, तो हमारे पास जो है कुछ मैट्रिक्स होनी चाहिए जिससे हम P2P एनालिसिस करें। अब क्या मैट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हो? आप खुद, होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, होमवर्क आपको करना पड़ेगा P2P एनालिसिस का। नहीं तो पूरा मैं ही कर दे दूँगा, तो ये आपके लिए बाय सेल रिकमेंडेशन हो जाएगा। तो P2P एनालिसिस कैसे करोगे? यहाँ आपको टॉप लाइन ग्रोथ कंपेयर करनी है दोनों कंपनी की, गाइडेंस कंपेयर करना है आगे का, इसके साथ-साथ मार्जिन प्रोफाइल कंपेयर करना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का और आपका मैनेजमेंट स्मार्टनेस का तो मैंने बता दिया, विलास का बेटर है, तो वो मैनेजमेंट स्मार्टनेस आप कंपेयर कर लो। इसके साथ-साथ आपको मार्जिन्स कंपेयर करना है, प्रोडक्ट मिक्स कहाँ बेटर हो रहा है वो आपको कंपेयर करना है, और इसके साथ-साथ ये भी देखना है कि ग्रोथ और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो कंपनी का मैनेजमेंट बता रहा है, वो सच में आ रहा है क्या? क्योंकि नहीं तो अगर ये विलास ने अभी ये गाइडेंस दिया हुआ है, ये गाइडेंस एग्ज़ीक्यूट हो रहा है क्या, आपको वो देखना है। गाइडेंस तो भाई कोई भी दे देगा कि भाई मैं 100 करोड़ गाइडेंस अचीव करूँगा, मैं 1000 करोड़ अचीव करूँगा। विलास तो कल को ऐसा भी बोल देगा, लेकिन भाई एग्ज़ीक्यूशन तो हमें दिखना चाहिए ना। तो एज़ अ इन्वेस्टर हमें एग्ज़ीक्यूशन ट्रैक करना है कंपनीज़ के अंदर, समझ गए? सिर्फ गाइडेंस लेकर मत समझो, एग्जीक्यूशन हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्जीक्यूशन देखने मिल रहा है, तो ही कंपनी के अंदर जो है री-रेटिंग होगा। अब वैल्यूएशंस के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस कर लूँ, तो दोनों कंपनीज़ के अंदर आप बुल बेयर बेस सिनेरियो बना सकते हो। यहाँ पे आप तीनों कंपनीज़ के अलग-अलग बुल केस के अंदर आप कुछ मार्जिन अज़्यूम कर सकते हो। जैसे कि विलास के केस में 14% कर लो, बेस केस में आप जो है 13% कर लो, और बेयर केस में आप 12% कर लो, और वहाँ पे जो है आप सेल्स ग्रोथ भी अज़्यूम कर लो, अलग-अलग सिनेरियो में अलग-अलग परसेंटेज, और आपका पी मल्टीपल खुद असाइन करके रख दो, और वहाँ से आप बुल बेयर बेस बना सकते हो। अगेन बुल बेयर बेस जो है मैंने आपको वर्कशॉप के अंदर डिटेल में सिखाया हुआ है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्ट एनरोल कर सकते हो वर्कशॉप के लिए। होपफुली आप P2P एनालिसिस जो है खुद कर लोगे विलास का और जेबी का। ऐसे तो पूरा वीडियो P2P एनालिसिस का ही था, तो आप एक बार फिर से देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो होपफुली वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करना, और चैनल पे नए हो तो भाई चैनल पे जो है ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ है P2P एनालिसिस वाले, कंपनी एनालिसिस वाले, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा इनसाइट्स मिल सकते हैं। तो वो वीडियोज़ जाकर चेकआउट कर लेना, और वर्कशॉप के अंदर एनरोल करना मत भूलना, क्योंकि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और प्राइस में इंक्रीज़ करने वाला हूँ। एक बार प्राइस 2000 हो गया तो फिर आई कांट हेल्प यू, आपको जो है हायर प्राइस पे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो दोनों कंपनीज़ जाके स्टडी करो, दोनों भी अच्छी कंपनीज़ है, दोनों के अंदर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, और एंड यूज़र इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ है। क्योंकि देखो बी2बी प्लेयर्स के अंदर अगर ग्रोथ आ रही है, और बी2सी प्लेयर्स के अंदर भी ग्रोथ आ रही है। अब हालाँकि शिलचार भी बी2बी है, ट्रिल भी बी2बी है, लेकिन देखो अगर आपके कंपनी के अंदर ग्रोथ आ रही है, तो आपके कंपनी को जो रॉ मटेरियल देता है, वहाँ पे भी तो ग्रोथ हमें देखने मिलेगी। तो इसलिए इन कंपनीज़ के अंदर जो है ग्रोथ अच्छी खासी आ सकती है। ट्रांसफॉर्मर एक वन ऑफ द मेगा ट्रेंड है इंडिया का, तो उसको भी जो है जाकर स्टडी करो। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। दैट्स इट, आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ।